आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम मानव भूगोल के एक महत्वपूर्ण बिंदु की बात करने वाले हैं। नाम है मानव प्रजाति। हमारी इस पृथ्वी पर यानी संपूर्ण विश्व पर जो वर्तमान में 2020 के अनुसार जनसंख्या देखें तो वो लगभग 7 अरब 77 करोड़ के करीब मिलती है। और इसमें भी काफ़ी आप देखेंगे तो शारीरिक भिन्नताएं मिलती है और ये जनसंख्या है, इसका वितरण भी असमान है। तो ये जितनी भी जनसंख्या है, इस जनसंख्या का संबंध किसी न किसी प्रजाति से अवश्य है। और आज हम उसी टॉपिक में बात करने वाले हैं। नाम है मानव प्रजाति। तो हम बात करते हैं मानव प्रजाति की। मानव प्रजाति अंग्रेजी में इसे रेस कहा जाता है, RACE, रेस। इस शब्द का, रेस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले ई फॉक्स महोदय थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, नाम था द बुक ऑफ मार्टायर्स। क्या नाम था? बुक ऑफ मार्टायर्स। इस पुस्तक में इन्होंने रेस शब्द यानी प्रजाति शब्द का इस्तेमाल किया था। और कब किया? तो 1570 के अंदर इन्होंने इस पुस्तक के अंदर रेस शब्द का इस्तेमाल किया। अब बात करते हैं रेस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। रेस शब्द जो है वो इतावली भाषा के रज्जा शब्द से इसका जो है वो ये शब्द जो है उभर कर आया। यानी कि रेस शब्द जो है वो इतालवी भाषा के रज्जा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिवार, वंश या नस्ल। तो ये जो रेस शब्द है ये दर्शाता है किसको? मानव को। यानी कि ऐसे मानव समूह को जिसका प्राचीन किसी जो समूह है, प्राचीन समूह है, उससे क्या है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उसके गुणों में स्थानांतरण हुआ है और ये गुण अभी भी बने हुए हैं। यानी कि इस प्रजाति के समूह के जो शारीरिक लक्षण हैं और आनुवंशिकी जो लक्षण हैं, उनकी जो समरूपता मिलती है वो दर्शाते हैं कि ये प्राचीन काल में ये इस प्रजाति से संबंधित थे। तो वर्तमान में भी लोगों को प्रजाति के आधार पर हम विभाजित कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं प्रजाति या मानव प्रजाति शब्द का अर्थ क्या है, इसको अपनी परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। वैसे तो ये एक जैविक अवधारणा है जिसमें वंशानुगत जो लक्षण है वो दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी अपने जो ग्रिफिथ टेलर महोदय है इन्होंने एक इसकी सटीक परिभाषा दी है। कहा कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। यानी कि मानव प्रजाति का संबंध किससे है? नस्ल से है, एक वंश से है। यानी कि इसका संबंध किसी सभ्यता से नहीं है। यानी कि आप किसी सभ्यता यानी किसी क्षेत्र में पनपने वाले एक समूह है, जन समूह है के आधार पर उसे ये नहीं कह सकते कि ये एक अलग प्रजाति है। आप यानी कि आज वर्तमान के अंदर तो ये जो प्रजाति है ये इतनी मिश्रित हो चुकी है कि इसे पहचानने के लिए कुछ लक्षणों को आधार मानना पड़ता है। तो वर्तमान में तो ये इतनी मिश्रित हो चुकी है, इतनी विस्तारित हो चुकी है, आपस में इतने लोग मिश्रित हो चुके हैं कि प्रजातियों को पहचानना कठिन हो जाता है। लेकिन याद रखना कि प्रजाति का संबंध क्या है? न तो किसी धर्म से है, न किसी सभ्यता से है और न ही किसी समाज और संस्कृति से है। तो अब बात करते हैं एक और परिभाषा की। ब्लास महोदय ने कहा कि मानव प्रजातियों का वर्गीकरण का जो आधार होता है वो मानव शरीर की आकृति और मानवीय शरीर के शारीरिक जो लक्षण हैं उनको आधार मानकर किया जा सकता है। यानी कि मानव प्रजातियों का वर्गीकरण के लिए हम क्या मानते हैं? मानव शरीर की आकृति या शारीरिक लक्षणों को हम क्या है? आधार मान सकते हैं। ऐसा ब्लास महोदय ने कहा है। एक और परिभाषा अपने देखते हैं क्रोबर महोदय की। क्रोबर महोदय नहीं, क्रोबर महोदय, ध्यान से देखिए। क्रोबर महोदय इन्होंने कहा कि मानव प्रजाति जो एक जैविक अवधारणा है, यानी कि मानव प्रजाति एक जैविक अवधारणा या जैविक नस्ल है। यानी कि इसका संबंध क्या है? इसका संबंध सांस्कृतिक या सामाजिक अवधारणा से नहीं है।
यानी कि मानव प्रजाति एक जैविक अवधारणा है और इसका संबंध किससे होता है? नस्ल से, वंशानुक्रम से, यानी कि एक उपजाति जीन के आधार पर हम इसको समूह के अंदर बांध सकते हैं। तो ये एक सामाजिक और सांस्कृतिक अवधारणा नहीं है। हैडन महोदय ने जब इसको परिभाषित किया तो कहा कि प्रजाति शब्द जो है एक ऐसे समूह को प्रदर्शित करता है, एक ऐसे मानव समूह को प्रदर्शित करता है जिसके अंदर उसकी सामान्य जो विशेषताएं हैं वो उस समूह या वर्ग की एक समरूपता को प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। यानी कि उस समूह या वर्ग की जो समरूपता है उसको दर्शाने का प्रयास करते हैं। यानी कि प्रजाति एक जैविक नस्ल है और ये जो समूह है, एक समूह के जो शारीरिक लक्षण होते हैं उसकी दूसरे क्षेत्रों से जो शारीरिक लक्षण होते हैं उनमें क्या है? भिन्नता पाई जाती है। यानी कि एक समूह के जो लक्षण हैं, विशेषताएं हैं, वो दूसरे समूह से हमेशा ही क्या है? भिन्न होती है। तो ये हैडन महोदय ने कहा था। अब बात करते हैं कि प्रजाति जो मानव की जो प्रजाति है उसका जो विकास का क्रम है उसके अंदर क्या कारण रहे हैं? पहला पॉइंट है हमारा जलवायु परिवर्तन या जलवायु का प्रभाव। जब बात करते हैं कि प्राचीन समय के अंदर हमारी पृथ्वी के ऊपर जलवायु परिवर्तन हुए थे, हम 4 युगों को जब याद रख सकते हैं। नाम है जलवायु जो परिवर्तन हुआ था उसमें हिमयुग आए थे। 4 हिमयुग के अगर नाम देखें तो सबसे पहला था गुंज, फिर मिंडल, फिर रिस, फिर वुर्म। आप कैखगड़ा के अकॉर्डिंग याद रख सकते हो अगर चारों का क्रम कई बार पूछा जाए तो कि इनमें प्रथम पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है। तो कैखगड़ा के अकॉर्डिंग जैसे पहला कौन सा है? गुंज, फिर मिंडेल, फिर रिस, फिर वुर्म। कैखगड़ा के अकॉर्डिंग ये रेवलेवस है, ठीक है। ये आप सब इसके अकॉर्डिंग याद रख सकते हो। अब बात करते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन है वो कैसे हुआ। जैसे कि हिमयुग आए तो उत्तरी ध्रुवों से लगातार बर्फ जो है वो विषुवत रेखा की ओर हिम जो है वो फैलने लगा। अब जैसे जैसे हिम फैला तो आपने देखा कि उन क्षेत्रों की जो स्टेपी क्षेत्र के अंदर जो लोग निवास करते थे, मध्य एशिया के अंदर लगभग जो लोग निवास करते थे, वो मानव समुदाय जो है वो दक्षिण की ओर प्रवास कर गया। क्योंकि यहाँ पर जितने भी वनस्पति या पेड़ पौधे थे वो सब क्या है? हिम के अंदर दब गए और यहाँ शिकार के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ पर जनसंख्या या उन मानव समूह को अपना जीवन चलाने के लिए दक्षिण की ओर गमन करना पड़ा। अब दक्षिण की ओर गमन कर गए, वापस जब इस युग की समाप्ति हुई तो हिम वापस क्या है? पिघलने लगा और ये क्षेत्र वापस जो है वो वनस्पति वहां छाने लगी। अब इस क्षेत्र में दोबारा जीवन की संभावनाएं पैदा हुई और ये जो लोग कबीले के रूप में लगभग जो दक्षिण की ओर यानी कि विषुवत रेखा की ओर पहुंच गए थे, उत्तर से दक्षिण की ओर पहुंच रहे थे, तो ये लोग वहां कुछ तो कबीलों के रूप में निवास करने लगे और कुछ वापस उत्तर की तरफ गमन कर गए। अब जैसे जैसे ये दक्षिण की ओर आए थे वहां लंबे समय तक रुके थे, यानी कि काफी पीढ़ियां इनकी यहाँ पर रुकी। तो ये गुण तो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहे इनमें, लेकिन जलवायु का प्रभाव इन पे पड़ता रहा और इस जलवायु के प्रभाव के कारण ही इनके शारीरिक लक्षणों में भिन्नताएं आ चुकी थी। इनकी आनुवंशिकता के अंदर तो इतना नहीं इफेक्ट पड़ा, लेकिन शारीरिक जो लक्षण थे उनमें भिन्नताएं आ चुकी थी। जैसे ठंडे क्षेत्र के गर्म क्षेत्र में जाने की वजह से वो जो गर्म क्षेत्र था वहां के लोग जो है वो श्याम वर्ण के हो गए और जो उत्तर की तरफ वापस गमन कर गए वो वापस से क्या है? श्वेत वर्ण में ही रहे, यानी उनका जो कलर है वो व्हाइट ही रहा। अब ये दक्षिण से उत्तर की तरफ, उत्तर से दक्षिण की ओर जो विस्थापन हुआ था उनके शारीरिक जो है परिवर्तन हो चुके थे। दूसरा, अगर इसे एक प्रजाति का जो है वो निर्माण हुआ था। दूसरे की बात करें तो वो है ग्रंथि रस का प्रभाव। अब ग्रंथि रस का प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है, जैसे कि पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। अगर पीयूष ग्रंथि की बात करें उससे हमारी ये जो ठोडी है ये थोड़े से इसमें इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। नाक पर प्रभाव पड़ता है, नाक की लंबाई पे प्रभाव पड़ता है, आंखों के ऊपर ये जो बोहें हैं इन पर प्रभाव पड़ता है। तो पीयूष ग्रंथि का हमारे चेहरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो इसका ग्रंथि रस का जो स्राव है कभी तेज तो इससे अलग प्रभाव पड़ेगा, अलग प्रकार की संरचना चेहरे की बनेगी और इसके कम होने पर संरचना भिन्न होगी।
अब दूसरी बात करें तो एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि का प्रभाव हमारी त्वचा पर पड़ता है, तो इसके कारण जो है वो जैसे कि उष्ण क्षेत्रों में लोगों के ऊपर जो है बाहर से तो सूर्य के ताप का प्रभाव पड़ रहा था और अंदर जो है वो इस ग्रंथि का प्रभाव पड़ रहा था। अब तीसरी ग्रंथि की बात करें तो नाम आता है थायराइड ग्रंथि की। थायराइड जो ग्रंथि थी उसकी वजह से, यानी थायराइड जो ग्रंथि है उसकी प्रभाव के कारण जो है मनुष्य की क्या है ऊंचाई यानी लंबाई बढ़ती है। यानी कि कुछ मनुष्य जो है वो उनकी हाइट कम होती है तो थायराइड ग्रंथि छोटी रही है। अगर थायराइड ग्रंथि बढ़ती है तो ये हाइट जो है वो भी बढ़ जाती है। तो ग्रंथियों का प्रभाव जो है मानव संरचना पे बढ़ता है, जिससे प्रजातियों का जो है भिन्न भिन्न स्वरूप सामने आया। अब बात करते हैं कि जैविक परिवर्तन की या मानवीय छांट की। अब कुछ लोगों ने क्या किया, स्थानांतरण किया। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच रहे थे और मानव जो हमेशा गतिशील है तो वो उस समय भी गतिशील था। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी एक स्थान पे वो कभी रुका ही नहीं, दूसरे स्थान पे गमन ही करता रहा था। तो इस गमन के कारण जो है उनके शरीर में परिवर्तन आने लगा, उनकी शारीरिक संरचना में बदलाव आने लगा। वहां पर उनको समायोजन करने के लिए कुछ परिवर्तन करने पड़ते थे, जैसे खान पान, रहन सहन जो है। उन्हें उन क्षेत्रों में कुछ महामारियों, बीमारियों का सामना भी, नई नई बीमारियों का सामना भी करना पड़ा। कुछ के शरीर कमजोर हो गए, कुछ जो है वो हष्ट पुष्ट हो गए। तो मानवीय छांट और जो जैविक जो परिवर्तन हुए उनके अंदर, तो ये भी क्या है एक नई जो प्रजातियों के निर्माण के अंदर सहायक थी। अब चौथा बात करते हैं तो वो है मानव का प्रवास, यानी कि स्थानांतरण के कारण जो है वो मिश्रण, मानव प्रवास के कारण मिश्रित जो प्रजातियां बनी। यानी कि लोगों के जो मानव का जो समूह है जो वो आपस में क्या हुए, मिश्रित हो गए। अब कारण क्या रहा कि मानव ने अपने जो है मीमांसा के कारण, यानी अपनी जिज्ञासा के कारण जो है उसने अन्य अन्य क्षेत्रों में गमन किया, या उन्होंने आक्रमण के कारण गमन किया, या और देखें तो उन्होंने अपने क्षेत्रों से दूसरे क्षेत्रों में उपनिवेश स्थापित करने के लिए गमन किया। तो इन कारणों से वो अन्य अन्य क्षेत्रों में पहुंच गए। अब वहां के जो स्थानीय लोग थे उन लोगों के साथ में उनके शारीरिक यानी कि वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए, और उन वैवाहिक संबंधों के कारण एक नए जो है प्रजाति यानी मिश्रित प्रजाति का जो है वो जन्म होने लगा। तो इसी कारण जो है नई नई जनजातियों का नई नई प्रजातियों का जो है वो जन्म हुआ। अब जैसे अमेरिका का उदाहरण देख सकते हैं, वहां पर जो नार्डिक है और नार्डिक के साथ में अगर अल्पाइन है और जो निग्रोइड है, इनका आपस में क्या है मिश्रण दिखाई देता है। तो ऐसे एक नई प्रजाति जो है उसका जो है निर्माण हो जाता है। अब अगर बात करें कि मानव प्रजातियों के अंदर मानव प्रजातियों के विकास के अंदर एक सिद्धांत जो प्रस्तुत कर दिया था वो नाम था ग्रिफिथ टेलर ने। ग्रिफिथ जो टेलर थे उन्होंने प्रवास कटिबंध सिद्धांत दिया था, या इसे हम कह सकते हैं जोन स्ट्रेटा थ्योरी। इसके अंदर क्या है, ये सभी मानव के स्थानांतरण से संबंधित था। कारण क्या था, इन्होंने कहा कि मानव की उत्पत्ति जो है वो मध्य एशिया से हुई थी, मतलब कैस्पियन सागर और अरब सागर के आसपास के क्षेत्रों में सबसे पहले मानव की उत्पत्ति हुई थी। और मानव की उत्पत्ति में भी सबसे पहले जो प्रजाति समूह था वो वहां पर निग्रिटो था, और ये जो निग्रिटो प्रजाति वहां पर उत्पत्ति हुई थी उसके बाद में कुछ समय बीता और वहां एक नई प्रजाति विकसित हुई, नाम था निग्रो। अब जो पुरानी प्रजाति थी उसको उसने क्या किया, निग्रिटो को निग्रो ने जो वहां से बाहर की ओर धकेल दिया। जैसे आपने देखा होगा अगर जमीन में पाइप जो है पानी का फट जाता है तो वो नया जो पानी है, पहले जो पानी आएगा वो बाहर फैलेगा, उसके बाद में दूसरा पानी आएगा उसको और धक्का देगा। ऐसे ही वहां पे क्या है वो पानी दूर की तरफ फैलता है। ऐसे ही प्रजातियों के साथ में हुआ कि जो नई प्रजाति आई उसने मध्य एशिया से बाहर की ओर पुरानी प्रजातियों को खदेड़ दिया। जैसे तीसरी प्रजाति ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति,
तो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति जो थी उसने इन दोनों प्रजातियों को ही दूर की ओर धकेल दिया। इसी कारण जो प्राचीन प्रजाति मिलती है वो सभी के सभी कहाँ मिलती है? महाद्वीपों के अंतिम छोर पर मिलती है। अगर दूर क्षेत्रों में मिलती है तो बात करें तो जैसे कि तस्मानिया में निग्रिटो मिलती है, ऐसे लीबिया के अंदर, ब्राजील के अंदर और ग्रीनलैंड के अंदर जो है वो निग्रिटो प्रजाति पाई जाती है। बाहरी प्रजातियां जो है वो सबसे प्राचीन है। उसके अंदर अंदर जो अभी भी जो नवीनतम प्रजाति जो है वो मध्य एशिया में निवास करती है या उसके आसपास के क्षेत्रों में निवास करती है।